सर ये 2 years back किया इलेक्ट्रिक रिवर्सल ये 4 year back, 2 years back ileostomy रिवर्सल हुई थी और अब क्या हो गया? भी सर इसके कंप्लेन ये है कि fecal matter coming Fecal matter coming from the scar. So what is your diagnosis? क्या बीमारी हो गई? This is a patient of intestinal fistula या enterocutaneous fistula. Fistula होता क्या है? Abnormal communication between the टू एपिथेलियल सर्फेसेस के दरमियान जो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसको फिस्टुला कहते हैं। इसमें कौन कौन सी एपिथेलियल सरफेस इन्वॉल्व है? मुंह के करीब करके बताओ। एक स्किन और दूसरी गट की जो सरफेस है वो इन्वॉल्व है, दोनों के दरमियान फिस्टुला। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? कोई भी इंटेस्टाइनल फिस्टुला आ जाए तो कैसे मैनेज करो? मुंह के करीब करके। इम्बैलेंस को अच्छा, और एंटीबायोटिक्स देते हैं इन्फेक्शन में और सर्जिकल अच्छा 4 hours बताए थे। 4 आर होते हैं। क्या होते हैं? नंबर 1 आर क्या है? Resuscitation। रिससिटेशन। वो किस पेशेंट में करवाते हैं? किस मरीज में करवाएंगे रिससिटेशन? जो पेशेंट मेडिकली अनस्टेबल होगा, हर वो मरीज जो अनस्टेबल आएगा उसमें क्या करवाएंगे? रिससिटेशन। और दूसरा आर क्या होता है? रेस्टिट्यूशन। हाँ जी, रेस्टिट्यूशन क्या होती है खिदर भाई? माशाल्लाह एग्जाम देने जा रहे हैं तो जाहिर फिस्टुला का पूछा जाएगा ना, जी बताएंगे। इसमें बेसिकली सर फिस्टुला यूरिन आउट अपना आउटपुट के मुताबिक तो मैंने नहीं, मैंने तो पूछा है कि रेस्टिट्यूशन में क्या काम करेंगे। रेस्टिट्यूशन से क्या बनाता है? एक तो रिससिटेट करते हैं, फिर कहते हैं रेस्टिट्यूट करो। वो क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जी आप बताओ। स्नैप होता है। हाँ, रेस्टिट्यूशन का जो फार्मूला है वो है स्नैप। स्नैप का मतलब तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको रेस्टिट्यूशन का मतलब बता दूं। रेस्टिट्यूशन का मतलब है मेक द एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट द फिस्टुला हील्स इटसेल्फ और इट बिकम्स ऑपरेबल। या तो खुद ही हील कर जाए या ऑपरेबल हो जाए, कंडीशन कैसी हो जाए हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाए, तो उसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं। उसका फार्मूला आपने बताया क्या है? SNAP, स्नैप। S is for sepsis management। control of the sepsis. N is for nutritional support. A is for anatomy, defining the anatomy or assessment, and P is for planning. तो ये 4 काम आपने करने हैं। पहला क्या था? R। पहला R क्या था? रिससिटेशन किन में करवाएंगे? वाइटली अनस्टेबल। ये है वाइटली अनस्टेबल? नहीं है, तो पहला निकल गया। मोस्टली जो सर्जिकल वार्ड में पेशेंट होते हैं दे आर इन रेस्टिट्यूशन फेज। तो रेस्टिट्यूशन फेज में हम क्या करेंगे? कंट्रोल ऑफ सेप्सिस, न्यूट्रिशनल एनाटॉमी डिफाइनिंग एंड प्लानिंग। एक सिंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिससे अंदाजा हो जाएगा कि ये सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लिमिट होने के चांसेस है, खुद ब खुद हील हो सकता है। एक कोई बात ऐसी है जिससे अंदाजा हो। कोई और बताएगा? आप बताएं कोई एक काम ऐसा हम पूछेंगे पेशेंट से जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि जी ये सेल्फ हीलिंग हो सकती है। सर के डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो। अगर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट हो जाए, रूल आउट। और डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन इस पेशेंट में रूल आउट कैसे होगी? क्या पूछे मरीज से? सर के बड़ा पेशाब ठीक आता है। आपको पखाना ठीक आ रहा है? पखाना मेदा नहीं, पखाना आया है आपको? अगर पखाना आ रहा है इसका मतलब है कि डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो पेशेंट मोस्ट लाइकली जल्दी हील कर जाए। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? ये तो पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए? आउटपुट ऑफ द फिस्टुला। एंड हाउ यू डिफाइन द आउटपुट ऑफ द फिस्टुला? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? तुम कौन हो? तुम आउज़ू की तरफ? हाँ, तुम बताओ। कहता जी सर, उन्होंने कहा शायद मैं नहीं पूछूं। हाँ बोले शाबाश।
आउटपुट में कैसे पता चलेगा? नहीं, कैसे पता लगता है कि हाई आउटपुट है या लो आउटपुट? ड्रेसिंग के सोप होने से। अगर 500 ml से कम है, देखिए 2-3 बातें लिखी हुई हैं लिटरेचर में, कुछ ने कहा 500, कुछ ने कहा 700, कुछ ने कहा 1 अगर 500 से कम है तो लो आउटपुट है, अगर 500 से ज्यादा है तो हाई आउटपुट। लो आउटपुट फिस्टुला के हील होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू हाई आउटपुट। तो दूसरी बात ये, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द नॉन हीलिंग ऑफ अ फिस्टुला? Nutritionally deficient. अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन हीलिंग, हाँ ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जो वाला गया ना, बड़ा पढ़ा लिखा समझदार बंदा जी, रास्ता भी बहुत अच्छा है। एक तो इन्फेक्शन हो सकते हैं। कौन सी इन्फेक्शन हो तो नॉन हीलिंग ज्यादा कॉमन है? इन्फेक्शन का नाम बताओ। सर ये सेप्सिस हम कह सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन तो सब में होती है, इसमें भी इन्फेक्शन तो है। क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं 2 चीजों। नंबर 1 इज लोकलाइज कॉज एंड नंबर 2 इज जनरलाइज कॉज। लोकलाइज कॉज में क्या क्या है? नंबर 1 क्रॉनिक इन्फेक्शन, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कह सकते हैं। अगर हायर लेवल पे है, ठीक है, और नंबर 3 इफ देयर इज अ मैलिग्नेंसी एसोसिएट, नंबर 4 सर्जरी हुई है। सर्जरी तो हुई भी है, हर एक में ही होती है तकरीबन, या वो होता है, इंजरी होती है। नंबर 4 इज अगर ट्रैक बन गया ना प्रॉपर, तो फिर भी चांसेस कम, लाइन अप हो गया है, ट्रैक बन गया। और इसके अलावा इफ देयर इज अ कीमोथेरेपी टू दैट एरिया, उसको कीमोथेरेपी हुई है, सॉरी रेडियोथेरेपी हुई है, तब भी ऐसा होगा। और इसके अलावा अगर अंडरलाइंग एब्सेस है, सेप्सिस है, अंडरलाइंग एब्सेस है, तो भी चांसेस कम है हील होने। और अगर उस जगह का लोकलाइज इस्कीमिया है तो हीलिंग के चांसेस कम हो। और जनरलाइज काजेस क्या क्या है ये तो तुम बता दो। सेप्टिसीमिया है, मेल नोरिशमेंट है, डायबिटीज है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, और कीमोथेरेपी पे रहा है पेशेंट, और स्टीरॉइड्स इनटेक की हिस्ट्री है, ओल्ड एज पेशेंट है, एक्सट्रीम ऑफ द एज है, ठीक है। इन पेशेंट्स में ऐसे फिस्टुला जिनमें नॉन हीलिंग, सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू टेक आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नॉन हीलिंग ऑफ फिस्टुला। अगर हम फैक्टर्स को निकालने की कोशिश करेंगे या कम से कम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिस्टुला खुद ब खुद हील हो गया। तीसरा आर क्या है? ये तो 2 आर हो गए ना। 2 आर में क्या क्या आ गया? उसमें दूसरी चीज बताई है आर, जो रेस्टिट्यूशन में आपने बताया, स्नैप, सेप्सिस कंट्रोल, न्यूट्रिशन, एनाटॉमी एंड प्लान। प्लानिंग से क्या मुराद है? खुद ब खुद हील कर जाएगा या कुछ करना पड़ेगा? 2 बातें हैं ना, या तो खुद ब खुद हील कर जाएगा या यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू सम इंटरवेंशन। तो ये देखना है। तीसरी चीज क्या है? तीसरा आर क्या है? रिपेयर करेंगे सर। रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि वो फिस्टुला जो नॉन हीलिंग में चले जाते हैं, ऐसे पेशेंट को आपको रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ सकती। और रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये, अगर आपका, सॉरी अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपकी थोड़ी सी पेट की पिक्चर बनाना चाहता हूँ बाहर से। अगर ये वाला पेट है इनका, तो कौन सा एरिया है फिस्टुला के एतबार से जिस जगह की डायसेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि यहां से शुरू करो तो काम आसान हो जाए? तो जो वर्जन एरिया हो, नंबर 1 जो वर्जन एरिया हो, गुड। और नंबर 2 जो रिलेटिवली थोड़ा सा हेल्दी एरिया हो। और आमतौर पे इन लिटरेचर द मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू डिवाइड इनटू 9 क्वाड्रेंट, ऐसे करते हैं ना, ये जो लेफ्ट साइड का अपर क्वाड्रेंट है ना, वो बड़ा अच्छा एरिया हो, क्योंकि वहां पे आमतौर पे आपको वर्जन गट मिल जाती है। और यहाँ पे क्यों करते हैं? यहां से हम गट को क्यों निकालना चाहते हैं कि नीचे के एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम हर चीज एडहेरेंट होती है, जितना आप निकालते जाएंगे फिस्टुला बढ़ते जाएंगे। यहां से अगर आप नॉर्मल गट निकाल लेते हैं ना, मोर देन 4 फीट तक निकाल सकते हैं, तो उसके बाद आप उसको स्टोमा बना सकते।
टीजे से ऑनवर्ड चलते जाइए। आमतौर पे इस एरिया में गट आपको इजीली मिल जाती है एंड यू हैव टू गो फॉर लेप्रोटमी, बट सम टाइम यू नीड टू डू द लेप्रोस्टमी एज वेल। इतना ज्यादा प्लास्टर्ड होता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना होता है, जस्ट यू मेक अ होल एंड यू स्टार्ट टेकिंग इट आउट। ठीक है, आप वहां से शुरू करते हैं, निकालते जाते हैं जहां पे आप समझते हैं कि हाँ जी। उसका फायदा ये है कि उसके बाद आप स्टोमा बना सकते 4 फीट के बाद 5 फीट। ठीक है, हायर अप अगर इंजरी हुई है फिर बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन एंड लास्ट वन इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन किन किन कामों में जरूरत पड़ती है आपके ख्याल में? इस पेशेंट को रिहैबिलिटेट, जब फिस्टुला का मरीज आ जाता है तो उसे किस किस चीज की रिहैबिलिटेशन की जरूरत है? नंबर 1, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन। न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन ये कि सारा कुछ खाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने डाइटिशियन से उसका इलाज करवाना है और आपने उसको डाइट देना। ठीक है, कौन कौन सी डाइट होती है? एंट्रल डाइट्स के नाम बता दो जल्दी से, बस 3 के नाम बता, वरना बताने वाले हैं खिजर भाई। एग्जाम देना ना, खिजर भाई को तो पता होना चाहिए। जी खिजर भाई, एंट्रल डाइट्स के नाम बताएंगे? कोई और बताना चाहेगा एंट्रल डाइट्स के नाम? 3 एंट्रल डाइट के नाम आपको जरूर आने चाहिए। कितनी डाइट्स के? 3 के। नंबर 1 इज पॉलीमेरिक डाइट, नंबर 2 इज एलिमेंटल और प्री डाइजेस्टेड डाइट, एंड नंबर 3 इज डिजीज स्पेसिफिक डाइट। अब